अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एक नज़र अपने रन डाउन पर, उन मौज़ूआत पर जिन पर आज हम बात करेंगे। अमेरिका समुद्री तूफान सैंडी की जद में 11 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। खैरपुर में पीपल्स पार्टी के जलसे पर फायरिंग का मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। आसिफ जरदारी सदर रहेंगे या पार्टी के सरबराह, फैसले की घड़ी आ पहुंची। जनरल हमीद कुल की IGI केस में अपने ट्रायल की पेशकश। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात 2012। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शम्स साहब, जो अमेरिका में इस वक्त तबाही मची हुई है इस आप यूँ कहिए कि सैलाब से और समुद्री तूफान से सैलाब तो एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है। जो समुद्री तूफान सैले आब तो है जी, सैले आब तो है, लेकिन उसमें फिर हवाएं भी हैं, फिर बिजलियां भी हैं, फिर ज़ालाबारी भी है, स्नो भी गिर रही है, बर्फ गिर रही है। आपको हम जो इस वक्त एग्जैक्ट सूरत हाल जो नुकसानात हुए हैं उसके हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जी, जो पूरा मंजर है वो हम आपको दिखाते हैं। देख लीजिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। खौफनाक समुद्री तूफान सैंडी ने मशरकी इलाकों में तबाही मचा दी है। अब तक सुपर स्टॉर्म सैंडी से 16 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी को आफतज़दा इलाके करार दे दिया है। अमरीका की 11 रियासतों में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। अमेरिका की 7 रियासतों के 65 लाख से जायद शहरी बिजली से महरूम हैं। अमेरिका का तकरीबन 1100 किलोमीटर का साहली इलाका तूफान सैंडी की जद में था। समुद्री तूफान सबसे पहले न्यू जर्सी और इसके बाद न्यूयॉर्क से टकराया। 20 घंटे की शदीद बारिश के बाद रियासत टेनेसी के इलाके स्मोकी माउंटेन में बर्फबारी भी हुई। न्यूयॉर्क के बैटरी पार्क में पानी की सतह 13 फुट से जायद हो गई है। सैलाबी पानी न्यूयॉर्क के ज़ेरे जमीन रेलवे, सबवे और 6 बस अड्डों में भी मौजूद है। सबवे की 108 साल तारीख में पहली बार न्यूयॉर्क सिटी को बंद किया गया है। न्यूयॉर्क के अलावा वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया में ट्रांसपोर्ट के सबवे स्टेशन भी बंद कर दिए गए, जिससे 1 करोड़ से जायद मुसाफिर मुतासिर हुए हैं। न्यूयॉर्क में सैंडी के बायस 27 साल में पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार बंद है। अमेरिका में सुपर स्टॉर्म सैंडी के खतरे के पेश नज़र साहली रियासतों के एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। न्यू जर्सी के ऑयस्टर क्रीक जोहरी बिजली घर पर अलर्ट जारी किया गया है, जहां पानी की सतह 6.5 फुट से भी बुलंद थी। AFP के मुताबिक सैंडी तूफान 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के साथ मशरकी साहिल की तरफ बढ़ रहा है। वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, केंटकी, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और वर्माउंट में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सैंडी से 6 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात भी मुतासिर होने का खतरा है। माहिरीन के मुताबिक इस तूफान से अमरीकी मईशत को $20 अरब से जायद नुकसान का खदशा है। जी, आपने रिपोर्ट देखी शाम साहब, इतनी बड़ी कि आप यूँ समझिए कि दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गई अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बंद है तो। हाँ, आप ये देखें, आपके तूफान नूह का एक मंजर है। बिल्कुल, यानी जो तूफान आया होगा नूह, जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं कि तबाह कर दी बस्ती की बस्ती, और पानी जो था, पानी किस तरह तबाही लाता है देख लीजिए, उसके क्या तस्वीर है। और सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सुपर पावर जो है नेचर के सामने नहीं ठहर सकती। हाँ, देखिए उसमें बिल्कुल सिमट के रह गई है, लेकिन जिस तरह वो मुकाबला कर रहे हैं बहरहाल वो काबिल दाद है। और उम्मीद है कि
ये जिद्दोजहद उनकी जारी रहेगी। जमात-उद-दावा के हाफिज, आपने जमात-उद-दावा के जो काज़मी से उन्होंने प्रोफेसर साहब ने याहिया मुजाहिद, जी याहिया मुजाहिद और प्रोफेसर हामिद सईद साहब, याहिया मुजाहिद साहब तो उनके स्पोक्समैन, प्रोफेसर हामिद सईद साहब की तरफ से उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है। वो ये है कि वो अमेरिका की मदद के लिए जमात-उद-दावा तैयार है और उन्हें डॉक्टर्स वगैरह की अगर ज़रूरत हो तो वो भी भेजे जा सकते हैं, खुराक की अगर ज़रूरत हो वो भी भेजी जा सकती है। तो अगर उन्होंने कहा कि हमें याहिया मुजाहिद साहब जैसे मुजाहिदीन की जरूरत है तो फिर याहिया मुजाहिद भी भेजे जा सकते हैं ताकि वहां काम कर सके। जी नहीं, ये अच्छी बात है, कि अच्छा जेस्चर है। देखिए, इंसानी हमदर्दी का जज्बा जो है उससे तो काम लेना चाहिए, और अमेरिका को अगर ज़रूरत है तो बिल्कुल जमात-उद-दावा की खिदमत हाजिर है। वैसे आप हमारे यहाँ जो जल्जला आया था उसमें भी सबसे पहले जमात-उद-दावा के जो लोग थे वो पहुंचे थे मुतासरीन की इमदाद के लिए। किसी को खबर नहीं थी, सरकार को खबर नहीं थी, हमारे जो फौजी भाई हैं उनको खबर नहीं थी, और ये जो मुजाहिदीन दंदनाते फिर रहे थे वहाँ और लोगों को इमदाद दे रहे थे, उनको सहारा दे रहे थे, उनको उठा रहे थे, उनको जख्मियों की यानी देखभाल कर रहे थे। तो बात असल में देखिए, ये जो तूफान है, अब अमेरिका के सदारती इंतखाबात होने वाले हैं, और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 1970 में एक बड़ा तूफान आया था मशरकी पाकिस्तान में। जी जी। और उसने बहुत यानी मनफी असरात छोड़े पाकिस्तान पर, क्योंकि याहिया खान जो थे वो सदर पाकिस्तान थे, यानी उन्होंने कब्जा कर रखा था सदारत पर। वैसे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उस वक्त हम उन्हें कमांडर इन चीफ कहते थे। तो कमांडर इन चीफ साहब जो थे वो ढाके नहीं गए बर वक्त, और वहां जाके इमदादी सरगर्मियों की निगरानी नहीं की। उससे भी एक नफरत और दूरी पैदा हुई। अगर आजम खान जैसा आदमी होता तो वो तूफान जो है वो पाकिस्तान के हक में एक अजीब तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। शाम साहब, लेकिन अमेरिका में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन भी सर पे है, वो पॉलिटिकल टेंशन नहीं नजर आ रही। नहीं, अब वो तो जाहिर है। देखिए, अमेरिका तो अपना एक बड़ी सोसाइटी है, ठहरी हुई, अदारे काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये किस तरीके से मुतासर होंगे। ओबामा साहब को नुकसान हो जाएगा या नफा होगा, वोटर कम पड़ेगी तादाद वोटों की, और इन रियासतों में किस तरह से मुतासर होंगे। अभी माहिरीन जो हैं इस तरफ ज्यादा तंदही से मुतवज्जो नहीं हुए, लेकिन अब होंगे तो पता चलेगा। इलेक्शन इज ओनली 6 days हो गए। असरात तो बहरहाल होंगे। असरात तो बहरहाल। शाम साहब, खैरपुर में हमने एक प्रोग्राम में 8 अक्टूबर के प्रोग्राम में हमने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था नफीसा शाह का जलसा जो हुआ था। भाई, आप इतनी तारीख में क्यों जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी का जलसा था जिस पर एक फायरिंग की थी। बिल्कुल। अजीजुल्लाह जानवरी, तो वो उसने वो क्या हुआ, उसको आज पकड़ा गया और मार डाला गया। उस और पुलिस मुकाबला हो। उस पे हमने वहां पे हमारा जो उबैद शाह रिपोर्टर हैं उनसे हमने बातचीत की थी। मैं आपको वो उन्होंने कुछ वाकयात बताए हैं, वो मैं आपकी खिदमत पेश करना चाहता हूं और अपने नाजरीन की आप जरा सुन लीजिए। जी, ये 9 अक्टूबर में पीपल्स पार्टी के जलसे पर फायरिंग हुई थी गोड सदर जवारी में, जिसमें 6 सहाफी समेत 6 अफराद जो है वो मौके पर जांबाक हो गए थे। ये 9 अक्टूबर को जो उसका मरकजी मुलजिम था, पुलिस ने उसको 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था पंजाब के इलाके बावलपुर से। उस मुलजिम को जो है वो यहाँ खैरपुर में उसको ज़रे तफ्तीश रखा गया था। उसके बाद इस मुलजिम को सक्खर के बागरजी थाने में उसको दिया गया, उसको रखा गया। वहाँ से ये जो मुबैना मुकाबला हुआ है, आज उसको मुबैना मुकाबले में उस मुलजिम को हलाक कर दिया गया है। वो ज़र हिरासत मुलजिम को जो है वो उसको हलाक किया गया है। ये एक पुलिस पर सवालिया निशान है कि एक जो मुलजिम है पुलिस की कस्टडी में है, वो कैसे उस पर फायरिंग होती है, कैसे वो मर जाता है। पुलिस ने जो का बेटा है उस मुलजिम का, तो उस पर मुकदमा दर्ज किया है कि वो उनको अपने वालिद को छुड़ाने आया था पुलिस मुकाबले में, तो वो मारा गया है। लेकिन उसका जो बेटा है, हमारी जो मालूमात हमें मिली है, उसके बेटे की जो उम्र है वो है 17 साल। उसका ये कहना है कि इसके वालिद को जो है वो ये छुड़ाने आया था, पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया है। इलाके के लोगों का ये कहना है कि इस मुकाबले में कोई ना फायरिंग हुई है। उसने बिल्कुल इलाके के लोगों ने चिल्लाया। जी शाम साहब, आपने देखा पुलिस मुकाबले में मारा गया वो। देखिए, ये पुलिस मुकाबले तो पंजाब में भी बहुत होते हैं, और एक जमाने में तो पुलिस के लोग भी कुछ निशाना बनते थे जी। लेकिन यहाँ तो हमारे ऐसे पुलिस अफसर मौजूद हैं जो बड़े दंदनाते हैं, बड़े जनाब मकबूल समझे जाते हैं लोगों में कि पुलिस मुकाबलों के माहिर हैं। तो ये जो पुलिस मुकाबले सिंध में भी पहुंच गए। अब ये जो शख्स मारा गया है इस तरीके से पुलिस कस्टडी में,
असल में तो ये पैगाम है पीपल्स पार्टी के मुखालफों को कि अगर इस तरह जुर्रत करोगे तो फिर तुम्हारा यह हश्र होगा। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शम्स साहब, आप बता रहे थे पुलिस मुकाबले के आप सिंध में भी पहुंच गए और पीपल्स पार्टी ने मैसेज दिया। देखिए, इस मुल्क में कानून तब्दील नहीं होता, कानून शहादत जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो नहीं होता। जो और इंतज़ाम अदालती सतह पर होने चाहिए वो नहीं होते। मुजरम जो हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने का और कोई तरीका नहीं रह गया बाकी, वो पुलिस उनको मुकाबले में मार देती है। ठीक, लोग खुश होते हैं और इसी तरह मामला चलता रहता है। कोई यही सूरत हाल पंजाब में बरपा। ये गवर्नर जो थे हमारे मूसा खान जी, जो कालाबाग के बाद आए, जनरल मूसा, उनके दौर से ये रवायत डाली गई है पुलिस मुकाबले। पुलिस मुकाबला। अब लोग मरते हैं, एक झूठी सच्ची अदालती इंक्वायरी होती है और बात खत्म हो जाती। किसी को वो जो मरने वाले हैं उनसे किसी को हमदर्दी नहीं होती, इसलिए कोई एहतजाज भी नहीं होता। और हमने कवानीन तब्दील करने की जहमत नहीं कवानीन तब्दील नहीं करेंगे, दूसरे इंतजाम नहीं करेंगे, स्पीडी ट्रायल जो है उस पर जोर नहीं देंगे, गवाही जो है लोग नहीं देंगे, एविडेंस जो है उसके अंदर अब तब्दीली नहीं करेंगे। पुलिस अफसरों के सामने और इन्वेस्टिगेट करने वालों के सामने जो कन्फेशन है उसको कानून में एडमिसिबल नहीं करेंगे। ये कुछ नहीं करेंगे हम, बस पुलिस की गोली से बंदों को मारेंगे। और पंजाब में भी ये काम हो रहा है और सिंध में भी उन्होंने कर दिखाया और लोग खुश हो जाते हैं कि बिल्कुल ठीक है, ये लोग कैफरे किरदार को पहुंचने चाहिए थे। गोया कानून एक तरफ और लोगों की ख्वाहिशात एक तरफ। तो ये जो जानवरी है जी, ये तो जानवर नहीं हो सका, इससे तो वो सलूक हो गया जो जानवरों से होता था। बिल्कुल। और अभी सिंध से तो खबर आ रही, नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि जनाब मुमताज अली भुट्टो साहब के जो साहबजादे हैं उनको किसी मुकदमे में फंसा लिया गया है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं जनाब, ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है हुकूमत का, और ये तो उनके आपस के जाती मामलात हैं, उसमें मुकदमेबाजी चल रही। बिल्कुल। लेकिन मामला बड़ा नाजुक है, तो इसकी कोई ना कोई आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए कि उनके बेटे को सियासी मुखालफत की वजह से फंसाया गया है या दाती मुखासमत की वजह से। बिल्कुल। क्योंकि हमारी जो रवायत है ना सियासत की, वो कोई बहुत ज्यादा खुशगवार नहीं है। वहां पे लोगों को फंसा लिया जाता है, लोगों को फंसाया जाता है। जी शम्स साहब, कल हमने एक मौजू छोड़ दिया था अधूरा, वो था सदर जरदारी के लिए क्या फैसले की घड़ी आप पहुंची? देखिए, सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके पास इस वक्त दो ओहदे हैं जी। एक तो वो सदर पाकिस्तान है और दूसरा पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन है, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो चेयरमैन है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो उनके खिलाफ एक दरखास्त दायर हुई लाहौर हाई कोर्ट में, बिल्कुल, तो 2011 में उस पर फैसला हुआ कि सदर के पास दो ओहदे नहीं होने चाहिए। वो फैसला जरा सॉफ्ट था, यानी अदालत ने अपनी राय दे दी थी और इस तवक्को का इजहार किया था कि सदर साहब जो हैं वो ये जो मनसब सदारत है इसके वकार का ख्याल रखेंगे और कोई एक ओहदा छोड़ देंगे। तो बाइंडिंग वर्डिक्ट नहीं था वो? नहीं, उस तरह का बाइंडिंग वर्डिक्ट नहीं था। अच्छा। अगर आप उसके अल्फाज पे जाएं ठीक है, लेकिन अगर उसकी रूह पे जाएं तो बाइंडिंग ही था। तो सदर साहब जो हैं वो पार्टी का ओहदा छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, ना उन्होंने इस मुकदमे की पैरवी की। उसके बाद किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त दी। अब फिर शाम साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। अब देखिए ना, अभी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त चल रही है। जी बिल्कुल। उस दरखास्त में वसीम सज्जाद साहब जो है वो पेश हो गए, ठीक है, सदर के वकील बनकर। इरफान कादर साहब भी आ गए। तो अब वो दरखास्त ज़ेर समाअत है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया असगर खान केस में, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐवान सदर में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, गोया पार्टी से बालतर होना चाहिए सदर को, और तमाम लोगों के साथ यकसर सलूक उसे करना चाहिए। देखिए, ये बात तो तय हो गई कि सदर जो है उसको पार्टी पॉलिटिक्स से बालतर होना चाहिए। ये तमाम लोग समझते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम में यही होता है, ठीक है, और सदर जो है
वो सियासत से अपने आप को अलग रखता है। दुरुस्त। लेकिन सवाल ये है कि अगर सदर इसको मुनासिब ना समझे, क्योंकि दस्तूर में ब्लैक एंड व्हाइट में तो लिखा हुआ नहीं है, और लेकिन यहां जब अदालत एक इंटरप्रेट कर देती है तो फिर उसकी हैसियत जो मुख्तलिफ हो जाती है, तो मेरी और आपकी इंटरप्रेटेशन तो नहीं चलती। लेकिन सदर साहब अगर वो ये नहीं करते तो सवाल ये है कि फिर उनका हाथ कौन पकड़ेगा, वो किसके सामने जवाब दे हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई सदर पर तो हो नहीं सकती। ठीक है, वो तो इस दुनिया है। में नहीं, दुनिया में कोई इसका तसव्वुर नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में तो हर तरह की दरखास्त ज़ेर समात आ सकती है ना, तो बिल्कुल। तौहीन अदालत की दरखास्त भी ज़ेर समात आ गई। ये तो ऐसी बात है कि आप अब बेटे के हुजूर जाएं कि अब्बा को सजा दे दे। यानी सदर के खिलाफ कोई भी हम दरखास्त भी फाइल नहीं कर सकते? नहीं, सदर के खिलाफ कार्रवाई तो करेगी पार्लियामेंट। अच्छा। सदर पार्लियामेंट को जवाब दे, वो जो इम्पीचमेंट की कार्रवाई, ना वो सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे, ना वो लाहौर हाई कोर्ट को जवाब दे, ना वो सिंध हाई कोर्ट को जवाब दे। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है असगर खान केस में, उसकी क्या अहमियत रह जाती नहीं, है? उसकी एक अहमियत तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने तो असलम बेग के बारे में भी राय दे दी, और जनाब दुरानी साहब के बारे में भी दे दी, और गुलाम इसाक साहब जो हैं वो तो बेनजीर की कब्र का ट्रायल तो नहीं हो सका, उनकी तो कब्र का ट्रायल भी हो गया। ठीक है, तो उनके खिलाफ राय दे दी कि इन्होंने इलेक्शन में कुछ गड़बड़ की है, और कहा कि इन पर अब कार्रवाई की जानी चाहिए और तफ्तीश होनी चाहिए, और जिन सियासतदानों के नाम आए हैं FIA उनकी भी तफ्तीश करे। अच्छा, तो फिर जो मेरा सवाल था कि क्या फैसले की घड़ी अब पहुंची, तो आप कह रहे हैं नहीं पहुंची? नहीं, फैसले की घड़ी ये है कि सदर साहब जो हैं मुनासिब ये समझा जा रहा है कि वो फैसला कर ले, यानी या पार्टी का ओहदा छोड़ दे जी, और या सदारत का मनसब छोड़ दे। शम्स साहब, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, आप देखते रहिए नुक्ता नजर, क्योंकि वक्त है एक ब्रेक का। जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे सदर आसिफ अली जरदारी के ऑप्शंस के बारे में। हम देखिए, अब क्योंकि इंतखाबात सर पर हैं जी, और किसी वक्त भी ऐलान हो सकता है, और तवक्को यही की जा रही है कि अप्रैल में ये इलेक्शन हो जाएंगे, यानी हम मिड जैन में कहीं, जनवरी में कहीं, जनवरी में कहीं निगरान हुकूमतें बना ये डिसॉल्व हो जाएंगी असेंबली। ठीक है, और इस बड़ी खबरें छप चुकी हैं इस पे, और छप रही है मुसलसल, बिल्कुल, जिसमें ये कहा गया है कि ये अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये इलेक्शन मार्च अप्रैल में ही होंगे, क्योंकि इसमें लोड शेडिंग जो है उसके असरात भी कम से कम होंगे। ठीक, अगर गर्मी आ गई और लोड शेडिंग भी हुई तो फिर तो कबाड़ा हो जाएगा पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। बिल्कुल, इसलिए तवक्को यही है कि ये काम हो जाए। अब इसकी कैंपेन भी चलानी होगी। ठीक है। अब आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन के या क्या शरीक चेयरपर्सन के तौर पर उस तरह कैंपेन नहीं चला पाएंगे। ठीक है, लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। आज भी एक वट्टू साहब को नॉमिनेट किया है, जी, उस पर भी एक तौहीन अदालत की दरखास्त चली गई। तो यह भी सियासी सरगर्मी है। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से कोई फैसला भी हो सकता है। फिर इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव हो सकता है। अब भी कोई फैसला हो सकता है। अच्छा, यानी क्योंकि जिस तरह से मामला जा रहे हैं उसमें आप ये ना समझें कि कोई फैसला नहीं आएगा, कोई भी फैसला आ सकता है। तो इसलिए मुनासिब ये होगा कि खुद सदर साहब फैसला कर ले, वो देख लें कि उन्होंने कैंपेन चलानी है खुद, तो फिर सदारत छोड़ दें। ठीक है। और अगर सदारत रखनी है तो फिर कैंपेन उनको नहीं चलानी होगी। लेकिन उनके पास वो ट्रम्प कार्ड है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी। नहीं तो बिलावल भुट्टो जरदारी आ जाए फिर मैदान में, तो फिर सदर साहब जो हैं वो इस मामले में ना पड़े, ताकि एक और उलझन वाक़ ना हो। इस पर अभी हमारे जो मंजूर वट्टू साहब हैं उन्होंने चंद अखबार नवीसों को बुलाया था। अच्छा। और वहाँ इस मसले पर बड़ी दिलचस्प बहस हुई, और वहाँ जो लोग मौजूद थे उनमें हमारे ये नजम सेठी साहब भी थे, सरमद बशीर साहब थे, सोहेल वडाइज साहब थे, उनके उमर शामी साहब भी थे,
तो ये गोया सारे लोग, अच्छा हमारे अशर रहमान थे, अच्छा, तो ये सब लोगों का इस बात पर तो कंसेंसस था और जुगनू मोशन थी कि फैसले की घड़ी आप पहुंची। अच्छा, सदर साहब को कोई एक रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। ठीक, मामलात इस तरह से शायद बआसानी न चल सके और इसमें कोई ना कोई उलझन पेश आ जाए किसी ना किसी अदालती पेशरफ्त की वजह से। ये आप इस कंसेंसस में वट्टू साहब का कंसेंसस भी डाल नहीं, रहे हैं, उनका भट्टू साहब एग्रीमेंट भी डाल रहे हैं। तो मेजबान थे, अच्छा, और वो इसमें बहस में शरीक तो थे लेकिन फैसले में शरीक नहीं थे। अच्छा, इस कंसेंसस में मेरा जाती ख्याल तो ये था कि वो पार्टी का ऑफिस छोड़ दे। ठीक, तो हमारे उमर शामी साहब ने कहा कि नहीं जनाब, वो सदारत ना छोड़े, पार्टी का ऑफिस किसी और के सुपुर्द कर दे। ठीक है, और इस पे फिर खासे लोग जो थे उन्होंने इसी नुक्ता नजर को कबूल किया कि हाँ ये बात बेहतर लगती यानी है, सदर रहे, सदर रहे, पार्टी का ओहदा किसी और को दे दे। हाँ, और वो बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी के पास तो है ही, है ही, और इस वक्त तो उनके पास एक तखल्लुस है ना, बिल्कुल, सदर साहब के। वो तखल्लुस अगर तरक कर देंगे तो बैठे तो वही रहेंगे, लेकिन वो और फिर सरगर्मियां जाहिर है भी कि वो तर्क अपनी करनी मर्जी के पड़ेंगी, मालिक है। सरगर्मियां भी तर्क करनी पड़ेंगी फिर। नहीं, सरगर्मियां तो फिर जरूरत नहीं होगी ना। ठीक, देखिए इस वक्त भी जो सरगर्मी है वो सरगर्मी नहीं है जो गुलाम इसाक खां किया करते थे या उनसे जो मंसूब की गई है। हाँ, वो तो देखे ना, वो तो एक सेल कहते हैं ना कि वो सेल कायम था जी, जो इलेक्शन के नताइज को मॉनिटर कर रहा था या जेरो जबर कर रहा था। अब वो होते मौजूद तो बताते, अब तो नहीं है। शाह साहब, बात उसी तरफ आ गई और वो ये है कि हमीद गुल साहब ने भी इस हवाले से खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। लेकिन उससे पहले आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो है काजी हुसैन अहमद साहब के आर्टिकल के हवाले से। उस आर्टिकल में उन्होंने आपका और अल्ताफ हसन कुरैशी साहब का नाम लेकर कहा है कि जनरल ज़ियाउल हक के और उनके दरमियान आपने कुछ पैगाम रसानी की थी। नहीं, मेरे ख्याल जो बात उन्होंने लिखी है वो ये है कि उनसे हमने कहा था कि वो उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी तो कोई बातचीत हो जाए या मुज़ाकरात हो जाए। जी, काजी हुसैन अहमद साहब उस वक़्त बहुत अग्रेसिव थे और उन्होंने जब जमात इस्लामी की इमारत संभाली तो उसकी पॉलिसी में खासी तब्दीली की और वो एक कारवां जो है लेकर चले और एक नई टोन और नया लहजा उन्होंने जमात इस्लामी को दिया। और उसमें कई मुस्बत बातें भी हैं, कई मनफी भी हैं, कई की तहसीन भी की जाएगी, कहीं पर तनकीद भी की जाएगी, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक नया जोश और वलवला पैदा किया। ठीक है, और फासला पैदा कर लिया जनरल ज़ियाउल हक से और हुकूमत से। दुरुस्त। और वो इलेक्शन क्योंकि सर पे थे, जनरल ज़ियाउल हक चाहते थे कि इनसे कोई बातचीत हो जाए। तो मेरा ख्याल है, मुझे अब याद तो नहीं है, लेकिन मैं मिलने गया हूँगा तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया होगा और मैंने वो ख्वाहिश जो है काजी हुसैन अहमद तक पहुँचा दी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने तो जो साथ इस वाक़े को नकल करने के बाद ये भी कहा है कि हमने कोई पैसा नहीं लिया, हम तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, हमने कोई पैसा नहीं लिया। नहीं, अब पैसा जो है उसके बारे में तो अब आप क्या कह सकते हैं, वो तो अब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा। तो काजी साहब जो है और जमात इस्लामी, उसकी जो शोहरत है वो तो पैसा बटोरने वालों की नहीं है जी, लेकिन ये तो एक मानना पड़ेगा ना हमें। शम साहब, हमीद गुल साहब जिनके हवाले से बात हो रही थी, हमीद गुल साहब का आज इंटरव्यू छपा है दुनिया अखबार में, उसमें वो कहते हैं कि जनाब आज जिस तरह के हालात थे उस वक्त ये था कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स दाव पे थे, हमारा जो कौमी तशख़्ख़ुस था उसे मजरू किया जा रहा था, लिहाजा उस वक्त IJI बनाने में मैंने अपना किरदार अदा किया और हालात आज भी वैसे ही हैं, तो मेरा एहतसाब कर लें, मैं सब कुछ बता दूंगा। हमारे सलमान गनी साहब ने उनका इंटरव्यू किया। जी, सलमान गनी साहब ने। देखिए, बात यह है कि उन्होंने कहा है मुझ पर मुकदमा चला लिया जाए, तो मुनासिब है, अगर कोई मुकदमा हुकूमत कायम कर सकती है तो कायम कर दे ताकि ये सारी तफसीलात सामने आ जाए। बाकी तो देखिए, जनरल जो हमीद गुल थे वो ISI के सरबराह थे उस वक्त और अफगान जहाज से भी मुतल्लिक थे, और जब बेनज़ीर भुट्टो आ गई तो उस वज़ीर आज़म बन गई, उस वक्त भी उनके साथ काम करते रहे ISI के सरबराह के तौर पर। ठीक है, और उनको सामने जवाब दे भी थे वज़ीर आज़म के। तो अगर मैं तो देखिए, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, भाई हैं मेरे, उनकी अपना नताइज तहकीक हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं। मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अगर जनरल हमीद गुल इतने ही पक्के थे और इतने ही पुख्ता
इंफॉर्मेशन उनके पास थी, तो फिर उन्हें बेनजीर भुट्टो के साथ तो एक दिन के लिए भी काम नहीं करना चाहिए था। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया है। बहुत ही दिलचस्प नुक्ते पे गुफ्तगू रुकी है, यहीं से बात आगे भी बढ़ाएंगे और आपके सवालात भी लेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम हमीद गुल साहब जो खुद को एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं उस हवाले से बात कर रहे थे। शम्स साहब, वो कह रहे हैं हालात एक दफ़ा फिर वैसे ही हैं, तो फिर तो कियानी साहब को ये करना चाहिए जो उन्होंने किया, जो असलम, बल्कि जो नहीं कर सके वो असलम, क्योंकि वो तो उस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशनल उसके अंदर थे ना, सदर के पास इख्तियार था हुकूमत को डिसमिस करने का, वो उन्होंने कर दी। तो हमीद गुल साहब ने वो कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट नहीं किया, आईजीआई बना के, वो नहीं आईजीआई बना के भी नहीं किया, क्योंकि जो आईजीआई क्या थी यार, ये कोई एटम बम थोड़ी सा जो बना दिया भाई। सीधी सी बात थी, 1970 के इंतखाबात में भी वाज़ेह हुआ कि पीपल्स पार्टी के पास तकरीबन 37% वोटरों की हमायत हासिल है, और उसके मुखालिफ जो हैं वो यकजा अगर हो जाए तो वो उससे मेजॉरिटी माने। नहीं, मसला तो सिर्फ ये कि एक सिटिंग आर्मी ऑफिसर नहीं है। पहले बात तो सुनिए ना जी, उनके मुकाबले में अगर यकजा हो जाए तो वो ताकतवर हो जाएंगे, दुरुस्त, और अगर मुंतशिर होंगे तो वो हार जाएंगे। ठीक है, ये 70 के इलेक्शन ने इस बात का ऐलान किया था। बिल्कुल, उसी के नतीजे में पीएनए बना 77 में, फिर उसी के नतीजे में आईजीआई बना 1988। तो बात ये थी कि ये कोई ऐसा नहीं था कि नुस्खा इजाद कर दिया हमीद गुल साहब ने। हमीद गुल साहब जो है, उनके अलावा हर एक आदमी को नजर आ रहा था कि अगर भुट्टो साहब के मुखालफिन यकजा हो जाए या पीपल्स पार्टी के, तो पीपल्स पार्टी के लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो अब हमीद गुल क्योंकि आईएसआई के सरबराह थे उस वक्त, और आईएसआई को इंटरनल पॉलिटिक्स में दखील कर दिया था भुट्टो साहब के एक ऑर्डर ने, बाकायदा विंग बना हुआ था, और सदर मुमलकत की तायद भी उनको हासिल थी। तो उन्होंने समझा कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एनकरेज करें कि ये लोग इकट्ठे हो जाएं। वो लोग इकट्ठे हो गए। अब कोई उन्होंने कोई इजाद नहीं की कोई ऐसी चीज, या पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इंडिया से इमदाद लेके नहीं आ गए। वहीं के मुंतशिर लोग तो थे, उनको परसुएट किया कि भाई इकट्ठे हो जाओगे तो जीत जाओगे। वो इकट्ठे हो गए। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, हमीद गुल साहब या उस वक्त इंटेलिजेंस की जो इंफॉर्मेशन थी वो ये थी पीपल्स पार्टी के बारे में या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में। ये एक लंबी एक कहानी है, बाद में बताएंगे किसी वक्त। अगर यह बात दुरुस्त थी तो मैंने तो पहले भी अर्ज किया कि हमीद गुल साहब को एक दिन भी उनके आईएसआई के चीफ के तौर पे काम नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर न्यूक्लियर एसेट्स खतरे में थे। एक बात। दूसरी बात, जो गुलाम इसाक खान जिन्होंने हुकूमत डिसमिस की बेनजीर भुट्टो की और आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में डाला, वो 2 साल के बाद उन्होंने उन्हीं बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ मिलकर नवाज शरीफ की हुकूमत को डिसमिस कर दिया, और आसिफ अली जरदारी जो थे उन्हीं के हाथों उन्होंने हलफ उठाया वजीर के तौर पर जी। तो फिर लोग कैसे यकीन करेंगे कि ये बात जो थी, इल्जामात जो थे वो इतने ठोस थे? वो तो फिर उसे सियासत समझेंगे। तो पाकिस्तान का अलमिया ही ये है कि यहां बहुत से हकायक भी सियासत की नजर हो गए हैं, और बहुत सी सियासत जो है वो हकायक पर गालिब आ गई है। शम्स साहब, इस पे गुफ्तगू नहीं, मगर मैं एक चीज और आपसे वादे करूं जी। कि काजी साहब ने लिखा, ये भी एक कहानी और है। अच्छा। मैं तो पीपल्स पार्टी के साथ जमात इस्लामी के राब्ते के हक में था, लेकिन इस मजमून से तासुर, मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब जो थे वो उसके खिलाफ थे। अच्छा। उन्होंने तकबीर में मजमून भी लिखा, वो पंफलेट बनाकर छपवाया भी, मगर मैंने उसके जवाब में, वो मेरे दोस्त थे बड़े अजीज, लेकिन मैंने उसके जवाब में मजमून लिखा। उस वक्त मेरा हफ्तरोजा बंद था, मैंने कौमी डाइजेस्ट माहनामा उसमें छपवाया, और नवाए वक्त में मैं लिखता था, नवाए वक्त में वो कॉलम मेरा छपा, वो मौजूद है रिकॉर्ड पर। तो मैं तो चाहता था कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ता हो, ताकि जमहूरियत चलानी है तो फिर सियासी जमातों में राब्ते होने चाहिए, और माजी जो है उसको हमें एक तरफ डालना चाहिए। ये बात जी। शम्स साहब, सुप्रीम कोर्ट के कल इंतखाबात हैं। सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात, और एक प्रो तरफ चीफ अहमद जस्टिस अवैध साहब जी,
एक तरफ इसरारुल हक साहब, वन इज प्रो चीफ जस्टिस एंड अदर, कुछ नहीं अब ये कहना तो मुश्किल होगा जी। बस ये कह लीजिए आप कि एक तरफ हामिद खान साहब हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उनसे इत्तफाक नहीं करते, उनमें आसमा जहांगीर मरकजी किरदार हैं। तो ये पुरजोश तरीके से अदलिया की आज़ादी के हामी रहे हैं और आसमा जहांगीर ने जब सदर मुंतखब हुई तो एक तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की। तो अब ये उनके यहाँ जोशो जज्बा है और उनके यहाँ एहतियात है। तो बस अब देखिए एहतियात का और जज्बा क्या करना चाहिए, जज्बा खुद पसंदी, जज्बा जहाद जहाद नहीं खुद पसंदी क्यों होगी। देखिए उन्होंने सारी जिद्दोजहद की है अदलिया की आज़ादी के लिए। उनका ख्याल है कि एग्जेक्टिव जो है वो इस काबिल नहीं है कि उस पर कोई एतमाद किया जा सके। लेकिन आसमा की राय तो बदल चुकी है वैसे। नहीं, आसमा जो है वो तवाजुन में एक आई रखा है उन्होंने और वो ज़रा उनका उधर झुकाव है। वो समझती है कि अदलिया जो है अपनी हदूद से निकल रही है। अच्छा, हम सब गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी जैसे एक दफा किया था बाबर अवान ने? देखिए गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले करना, अब तो इलेक्शन कल होने वाले हैं जी। अब ना बाबर अवान साहब हैं, ये फारूक नाइक साहब तो जरा मुख्तलिफ किस्म के आदमी, इन्होंने तो कोई सरगर्मी नहीं दिखाई। बाजार जेर जमीन सरगर्मियां हो रही हो तो मुझे पता कोई नहीं। इलेक्शन सेल, कोई पैसे की तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी बात है। और जो कुछ भी होगा असल में तो जो वो पीसीओ जजेस है ना जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की और उनको जनाब मजबूर किया कि वो अदालत छोड़े, वो सारे के सारे जो है ना बड़े कमिटेड हैं और वो जहां चीफ जस्टिस साहब का मामला आता है वो सर धड़ की बाजी लगा देते हैं, यकजा होकर उनके मुखालिफ हो जाते हैं। शम्स साहब, बशीर साहब हैं फैसलाबाद से, हमारे लिए कॉलर हैं बड़ी देर से जी। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। जनाब अली मुख्तसर। हबीब साहब, आपके प्रोग्राम की वसातत से मोहतरम शामी साहब की तवज्जो एक अहम मसला की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। बताइए। आज के आपके चैनल दुनिया न्यूज के प्रोग्राम खबर ये है, मैं एक खबर सदारती हुक्म के बारे है कि सदर सदारती हुक्म में पार्लियामेंट को बाईपास करके रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी जी। अच्छा, नहीं वो जो खबर है गलत थी, उसकी तरदीद हो चुकी है। ना कोई सदर ने नोटिफिकेशन जारी किया, ना कोई हुक्म जारी किया, बड़े बड़े अखबारों ने लीड लगा दी। शाम साहब, अब इसका क्या कहेंगे आप? शाम साहब, एक बड़ी दिलचस्प है, ये है जी हानिया साहिब हैं, ये साहिबा हैं, इन्होंने लिखा जी लंदन के गोल्डन क्रॉसिंग है, वहां पर एक मुसलमान खातून, गोल्डन स्क्वायर, वहां पे एक मुसलमान खातून नूर इनायत का शायद है कि मुजस्मा लगाया जा रहा है, मुसलमान खातून। ये जो नूर इनायत है ना जी, इसका मुजस्मा लग रहा है वहां और शहजादी एन जो है उसका नकाब कुचाई करेंगी उसकी नवंबर के पहले हफ्ते में। अच्छा, ये खातून कौन है? ये खातून जो है सुल्तान टीपू के खानदान से है। अच्छा, उनकी एक बेटी जो है वो जिंदा बच गई थी, तो उसको उनके खादिम जो थे वो निकाल के ले गए सरंगापट्टनम से और फिर वो मैसूर में आ गए। फिर लंबी कहानी है, उसकी शादी हुई, फिर उसकी बेटी, फिर उसका बेटा पैदा हुआ, उस बेटे ने एक शादी की अमेरिका में जाकर, वहां से एक बच्ची पैदा हुई। ये नूर इनायत खान उनकी बच्ची है और ये जो बरतानिया की सल्तनत में ये बाज़ फौजी खिदमात अंजाम देने के लिए ये फ्रांस गई थी, जबकि फ्रांस नाजी जर्मनी के कब्जे में था। वहां मुखबरी कर दी किसी ने और इसको उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद का राज उगलवाने की कोशिश की और इसने राज नहीं खोले और इसको गोली मार दी गई। ये कोई इंटेलिजेंस में काम कर रही थी। ठीक। अब ये सुल्तान टीपू की वारिस है, एक लिहाज से थी। उसको जॉर्ज क्रॉस दिया गया जो बहुत बड़ा एजाज है बरतानिया का, जो फौजियों को दिया जाता है बहादुरी दिखाने वालों को। और अब उसका मुजस्समा नस्ब किया जा रहा है, गोया हिंदुस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ एक ताल्लुक जो है बरतानिया का और भी जाहिर हो जाए। तारीख का अजीब मजाक नहीं है कि टीपू सुल्तान की मजाक नहीं, ये वाकया है। टीपू सुल्तान की औलाद, और इस पर अभी एक इसकी कहानी छप रही है कराची में। आसिफ फर्रखी साहब है, वो किताब उन्होंने लिखी है, वो सुना है कि छपने वाली है। शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत ही दिलचस्प बात बताई नूर इनायत के बारे में और इस पर हम फिर भी कोई मजीद डिटेल होगी तो पूछ लेंगे। आप फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं और फोन करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।